अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमने टॉपिक करना है वो है रियल बिजनेस साइकिल थ्योरीज, मेन ट्रेड साइकिल थ्योरीज। ओके। अच्छा, जो आपको मैंने वैसे क्लास में करवा दिया था आपको, लेकिन मेरे पास नोट्स नहीं थे। वो मैंने आपको नेट से कुछ पॉइंट्स निकाल कर मैंने आपको ओरली बता दिया था, लेकिन ये अब नोट्स हैं तो आप नोट से भी ये हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, जो ट्रेड्स सर्कल्स हैं या बिजनेस साइकिल सर्कल है, इसमें फ्लक्चुएशंस आती हैं। ठीक है, फ्लक्चुएशन मीन इंटरनल फ्लक्चुएशंस भी हो सकती हैं, एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस भी हो सकती हैं। इंटरनल मीन आपके इकोनॉमी के अंदर रहते हुए डिफरेंट सेक्टर्स से जो फ्लक्चुएशंस आपके जो मेन सेक्टर को आकर डिस्टर्ब करें, या मेन सेक्टर से फ्लक्चुएशन आपके डिफरेंट सेक्टर्स को डिस्टर्ब करें, तो ये इनको इन्होंने कह दिया कि ये रियल बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस है, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस हैं। ठीक है, और यही जो फ्लक्चुएशन है, अगर ये किसी भी इकोनॉमी आ जाए तो हम इसको ट्रेड साइकिल कह देते हैं, बिजनेस साइकिल कह देते हैं। ठीक है, इसका आप देखें, जैसे अब इंट्रोडक्शन में जो लिखा हुआ है, उन्होंने बताया हुआ है कि 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में डिफरेंट विटनेस फ्लक्चुएशंस आई थी इकोनॉमिक लाइफ की। और आपको मैंने एक और इवेंट बताया था 1930 में। ठीक है, 1930 में एक ग्रेट डिप्रेशन आया था यूएसए में। जब उनकी इकोनॉमी में डिप्रेशन आया था, जो फ्लक्चुएशंस आई थी, तो डिफरेंट उसकी वजह से डिफरेंट जो कंट्रीज़ पर इम्पैक्ट आए थे। इम्पैक्ट किस चीज़ के? उनकी फ्लक्चुएशन के इम्पैक्ट डिफरेंट कंट्रीज़ पर आए थे। ठीक है, वो जो फ्लक्चुएशंस आती हैं उसको हम ट्रेड साइकिल कहते हैं। ठीक है, एक तो इंटरनली हमारी अपनी ही कंट्री की इकोनॉमी पर जो इंटरनली फ्लक्चुएशंस होती हैं वो अलग बात है, ये एक्सटर्नली है। आपको मैंने डिमांड शॉक भी करवाया है, सप्लाई शॉक भी करवाया। ठीक है, डिमांड शॉक से भी फ्लक्चुएशंस आती हैं, सप्लाई शॉक से भी फ्लक्चुएशंस आती हैं। अब ये जो फ्लक्चुएशंस हैं, डिस्टर्बेंस हैं, ठीक है ना, आपकी इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर देती हैं। तो ये जब ट्रेड साइकिल बन गई ना, बिजनेस साइकिल बन जाती है। बिजनेस साइकिल तब बनती है, इसके कुछ पीरियड्स होते हैं। पीरियड्स कौन से हैं? पीरियड्स ऑफ कंट्रैक्शंस हैं, एक्सपेंशंस हैं, डिप्रेशंस हैं एंड बूम है। और जो इसकी डेफिनेशन, इसके बाद जो आपकी डेफिनेशंस आती हैं, डेफिनेशन ऑफ ट्रेड साइकिल, इसमें 3 राइटर्स ने अपने डेफिनेशन, 4 राइटर्स की हैं, 4 राइटर्स ने अपने जो है डेफिनेशंस डिफ़ाइन की हुई हैं। फर्स्ट जो है प्रोफेसर ईस्टर डिफाइन ट्रेड साइकिल एज फॉलोज: business cycle are fluctuation in general business activity that appear through the interrelated fluctuation of many specific cycles. According to Professor, specific cycle appear in different sectors of the economy: national income, import and export, employment, retail and wholesale trade वगैरह। ठीक है, अब देखें ना, ये इंटररिलेटेड उसने बुला दी फ्लक्चुएशंस है ऑफ मैनी साइकिल्स। आपके एक ही इकोनॉमी के अंदर रहते हुए जितने सेक्टर्स हैं, एक सेक्टर में फ्लक्चुएशन की वजह से दूसरे सेक्टर्स पर कैसे इम्पैक्ट आता है। ठीक है, अब उन्होंने एक नेशनल इनकम का है, नेशनल इनकम बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, उसका इम्पैक्ट कैसे आएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में अगर डेफिसिट आ रहा है या एक्सपेंशन आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट क्या है, कम है या ज़्यादा है, उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है। तो दीज आर इंटर रिलेटेड फ्लक्चुएशंस। सेकेंड जो है प्रोफेसर हेबलर ने इज अनदर इकोनॉमिस्ट हु sought to define trade cycle. He says the business cycle in the general sense may be defined as the alteration of period of prosperity and depression. ठीक है, वो गुड एंड बैड ट्रेड। अब उन्होंने गुड और बैड ट्रेड की बात की है। अगर गुड ट्रेड होगी तो प्रोस्पेरिटी आएगी, बैड ट्रेड होगी तो उससे डिप्रेशन आएगा। थर्ड वन है प्रोफेसर गॉर्डन डिफाइन द ट्रेड साइकिल एज फॉलोज। अब जो प्रोफेसर गॉर्डन है, उन्होंने वो क्या कहते हैं, बिजनेस साइकिल कंसिस्ट ऑफ रिकरिंग ऑल्टरनेशंस ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन इन द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। रिकरिंग मीन रिकरिंग होता है रेगुलरली। ठीक है, रेगुलरली किसी चीज़ का मुसलसल मुतवातर चलते रहना। ठीक है, alternation of expansion and contraction in the aggregate economic activity, the alternative movements in each direction being self-reinforcing or prevailing virtually all parts of the economy. फोर्थ वन है प्रोफेसर मिचल है, प्रोफेसर मिचल एंड बर्न्स। उन्होंने कहा है बिजनेस साइकिल are a type of fluctuation found in the aggregate economic activity of the nation that organize their work mainly in business enterprises.
अब वो एग्रीगेट की बात कर रहा है, कह रहे हैं एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी में जितनी भी फ्लक्चुएशंस आती हैं उसको हमने ट्रेड साइकिल कह दिया। अ साइकिल कंसिस्ट ऑफ एक्सपेंशन occurring at about the same time in many economic activities followed by the similar general cohesion, contraction and revival which merge into expansion phases of next cycle। बस ये बता रहे हैं कि जो है एक जो पीरियड से वन पीरियड इन द ट्रेड साइकिल टू वही जो सेम पीरियड है इन अदर जो है आपकी ट्रेड साइकिल में कन्वर्ट कैसे होता है। ठीक है, ये आपकी ट्रेड साइकिल के होगी 4 डेफिनेशंस। आप इनमें से 2 या 3 डेफिनेशंस कर लेना। और अब नेक्स्ट वन है आपका ये करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड साइकिल है। ठीक है, मैंने पहले आपको डेफिनेशंस करवाई हैं, ये करैक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट है रिकरिंग alternation of expansion and contraction। There are two major phases of trade cycle: expansion and contraction। expansion mean इकोनॉमी में एक्सपेंड हो जाना, मीन अब प्रोडक्शन भी बढ़ जाए, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाए। ठीक है, प्राइस लेवल भी बढ़ेगा, प्राइस लेवल के साथ साथ आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। ठीक है, वो अलग चीज़ें हैं, वो आपको ये जब एक्सपेंशन का हम पॉइंट पढ़ेंगे ना उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। Recurrently, they follows each other. This is merely due to the fact that capitalist system is always self-regulating और self-correcting type of system। अच्छा, आपको पता होगा कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या होता है, लेजिस फेयर गवर्नमेंट होती है। ठीक है ना, विदाउट गवर्नमेंट फोर्स गवर्नमेंट जो सिस्टम विदाउट गवर्नमेंट कैपिटलिस्ट होते हैं ना वो, जिनमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। अच्छा, लास्ट लाइन है हैंस फैक्टर्स विच जनरेट एक्सपेंशन ऑटोमेटिकली जनरेट फोर्सेस विच ब्रिंग एन एंड टू इट एंड देन लीड टू कंट्रैक्शन। ठीक है ना, एक्सपेंशन के बाद कंट्रैक्शन आना है, फिर कंट्रैक्शन के बाद भी एक्सपेंशन आ सकता है। ठीक है ना, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। ट्रेड साइकिल में 4 पीरियड्स बताए उन्होंने। ठीक है, वैसे ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं कि एक्सपेंशन के बाद वो बता रहे हैं कंट्रैक्शन का पीरियड होगा। फिर सेकंड है परवेसिव इन इफेक्ट्स, मीन के व्हेन एवर एन एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन टेक प्लेस इन एनी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। जैसे मैंने बताया था ना कि इकोनॉमी के किसी भी एक सेक्टर में अगर कोई एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन आ जाए तो उसका इम्पैक्ट डिफरेंट आपके वेरिएबल्स पर पड़ सकते हैं। अब इन्होंने लाइक एन एपिडेमिक ली है, कोई भी एपिडेमिक हो तो इफ़ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंड इट रिजल्ट एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब बता रहे हैं कि अगर एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल्स भी सेम डायरेक्शन में चेंज हो जाएं। ठीक है, जैसे अब इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ गई है तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से आपकी क्या प्रोडक्शन बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ जाएगा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। थर्ड वन है रिदमिक चेंजेस, मीन रेगुलरली एंड रिपीटिंग। ठीक है ना, अकरिंग होते हैं ना, अकरिंग रेगुलरली रिदमिक चेंजेस। दिस मीन्स दैट फॉर एग्जांपल इफ देयर इज एक्सपेंशन इन एनी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी ऑल द अदर सेक्टर विल आल्सो मूव अपवर्ड इन द रिदमिक मैनर एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अब कहने हैं कि अगर एक सेक्टर में एक्सपेंशन हो रही है तो दूसरे सेक्टर्स में भी एक्सपेंशन होगी, अगर एक सेक्टर में कंट्रैक्शन हो रही है तो दूसरे सेक्टर्स में भी सेम टाइम कंट्रैक्शन होगी। और कहने हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि एक सेक्टर में एक्सपेंशन हो और दूसरे सेक्टर्स में कंट्रैक्शन हो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। साइमल्टेनियसली से जो है वेरिएबल्स मूव करेंगे। फोर आपका पॉइंट है नॉट पीरियोडिक। ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, जिसमें इंटरवल्स जो है नॉट रेगुलरली उन्होंने एलिमेंट्स बताए हुए थे। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता वैसे मैं आपको ये बता देती हूँ ये होता क्या है। द वेरियस फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल आर नॉट द सेम ड्यूरेशन। कह रहे हैं जो ट्रेड साइकिल के फेजेस होते हैं वो सेम ड्यूरेशन में नहीं होते। मीन के फेजेस ऑफ एक्सपेंशन कुल बी 10 ईयर्स और मोर, अ फेज ऑफ डिप्रेशन कुल बी 2। अगर कहने हैं एक्सपेंशन के 10 ईयर्स हैं, 10 ईयर्स में आपकी इकोनॉमी एक्सपेंड की है, प्रोडक्शन मीन के इम्प्रूव किया ना इकोनॉमी, आपकी हर चीज़ इम्प्रूव हो गई है, आपके हर वेरिएबल इम्प्रूव हो गया है। तो एक फेज़ आएगा डिप्रेशन का, वो तो ये नहीं हो सकता कि डिप्रेशन के भी 10 ईयर्स हों। ठीक है, वो 2 ईयर्स का भी हो सकता है। मे बी आपका जो है इकोनॉमी डिप्रेशन से जल्दी क्या कहते हैं ग्रो अप हो जाए या उससे गेट आउट हो जाए, आपका डिप्रेशन आपसे वो जो है वो ठीक हो जाए उससे।
तो सिमिलरली द ड्यूरेशन ऑफ ईच ट्रेड साइकिल डिफर्स फ्रॉम द अदर, ड्यूरेशन हर फेज का ड्यूरेशन चेंज होता है, सेम ड्यूरेशन किसी का नहीं होता। फिफ्थ वन है नॉट सिमिलर इन फॉर्म, ड्यूरेशन एंड एम्पलीट्यूड। अब वो कह रहे हैं ये इनकी जो सिचुएशन भी चेंज हो सकती है, फॉर्म भी चेंज हो सकती है, ड्यूरेशन चेंज है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मीन एक्सटेंट ऑफ सरफेस, ठीक है ना। द फॉर्म, ड्यूरेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ वेरियस ट्रेड साइकिल डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर, द शेप और टाइप, लेंथ or period of time and amplitude of one trade cycle can never be the same as at another trade cycle. नेक्स्ट वन है आपका जो 6 वन है वो है एवरेज ड्यूरेशन। अच्छा वो कह रहे हैं कि जो एवरेज ड्यूरेशन होते हैं ना किसी भी ट्रेड साइकिल की, 1 या 2 ईयर्स होती हैं, ठीक है ना। अगर इससे वो ज़्यादा हो सकते हैं तो मैक्सिमम 50 ईयर्स, 10 to 12 to 50 ईयर्स हैं। जनरल एवरेज ड्यूरेशन ऑफ अ ट्रेड साइकिल इज़ 1 to 2 years at the most and could climb up to 10, 12 or even 50 years. अगर 50 ईयर्स 10 और 12 तो फिर भी नॉर्मल है, ठीक है ना। अगर 50 ईयर्स हैं तो 50 ईयर्स वाला तो फिर बैड सिचुएशंस हो जाएंगी ना, वो फिर वर्स ऑफ हो जाएगी आपकी इकोनॉमी। 7th मंथ है इंटरनेशनल इन करेक्टर, ट्रेड इन मतलब जो आपकी ट्रेड, वैसे तो ट्रेड से जो इम्पैक्ट्स आते हैं, अगर एक कंट्रीज़ की ट्रेड है जो डेवलप कंट्रीज़ के साथ और डेवलपिंग कंट्रीज़, ट्रेड बिटवीन डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है ना, तो बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। अगर आपके डेवलप कंट्रीज़ की करेंसी हाई है, मीन हाई वैल्यू की है, और आपकी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी करेंसी डेप्रिशिएट है, मीन के डिफरेंस तो आ ही जाता है ना फिर भी। तो उनके इम्पैक्ट्स, उनके अगर इकोनॉमी में जो भी फ्लक्चुएशंस होगी उनकी फ्लक्चुएशन की वजह से हमारी इकोनॉमी पर फ्लक्चुएशंस होंगी। ट्रेड साइकिल, अब देखें ना 7 पॉइंट है, ट्रेड साइकिल इन्वेलप ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड एंड डू नॉट रिमेन कन्फाइंड टू अ सिंगल कंट्री। The depression period of the 1870s and 1930s is a witness of this statement, ठीक है ना। वो कह रहे हैं ना डिप्रेशन आया था 1930 में, मैंने बताया आपको जो ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930s में यूएसए में, तो वो उनकी उसकी ये उन्होंने उसकी बात की है ना 1930s की। अब कह रहे हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड इट वाज फेल्ट थ्रू आउट दी वर्ल्ड अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम प्रिवेलिंग एट अ टाइम। अब वो कह रहे हैं एट अ टाइम के एक कंट्री से जो है इम्पैक्ट्स उसके कहाँ गए थे। ये तो एक्सटर्नल शॉक्स को भी हम ऐसे ले सकते हैं ना, जैसे हमारे लिए तो ये एक्सटर्नल शॉक्स होगा, ठीक है ना। एक्सटर्नल शॉक्स के जो इम्पैक्ट्स आते हैं वो हमारी इकोनॉमी पर आएंगे, हमारी प्रोडक्शन पर आएगी, हमारी ट्रेड पर इम्पैक्ट्स आएंगे, ट्रेड सेक्टर पर आएंगे, आपकी मॉनेटरी सेक्टर पर आएगा, ठीक है ना। डिफरेंट सेक्टर्स पर उसके इम्पैक्ट्स आते हैं। अब ये फेजेस आ गए ना जो हमने पढ़े थे, फेजेस ऑफ अ ट्रेड साइकिल। जैसे आप देख रहे हैं डायग्राम में इन्होंने जो है वर्टिकल एक्सिस पर लिया हुआ है बिजनेस लिखा हुआ है ना, बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर इन्होंने टाइम लिया हुआ है। अब इन्होंने ना 1930 से टाइम लेकर ना 1970 पर लेकर गए हैं। अब 1930 इन्होंने क्यों लिया है, 1930 में मैंने बताया आपको एक ग्रेट डिप्रेशन आया था ना। डिप्रेशन मीन के वहाँ की जो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई थी, प्रोडक्शन भी कम हो गई थी, स्वेयर सिचुएशन हो गई थी इकोनॉमी की, तो वो उन्होंने वो टाइम पीरियड लिया है, ठीक है ना। अब वो टाइम पीरियड लिया है और उसके साथ साथ 1970 तक गए हैं। अब 1930 से 1970 तक उनके जो भी थे रिकवरी तक, 1970 तक जाकर रिकवरी हुई थी, ठीक है। अब जो है अब कह रहे हैं कि सिंस ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर क्लोजली इंटीग्रेटेड विद ईच अदर, द बिजनेस फ्लक्चुएशन विच occur in the sector generate fluctuation in the aggregate sense. These fluctuations can be observed in national income, output level, employment level, cost of production, interest rate, and other rewards of factors, amount of investment, credit money, etc. अच्छा, अब कौन कौन से हैं आपके जो है फेजेस हैं। फर्स्ट है एक्सपेंशन एंड बूम, सेकंड वन है रिसेशन, थर्ड वन है कंट्रैक्शन एंड डिप्रेशन, और फोर्थ वन है रिवाइवल मीन रिकवरी। फर्स्ट है आपका एक्सपेंशन बूम पीरियड जो होता है आपका
मीन के इकोनॉमी के हर सेक्टर में एक्सपेंशन हो गई है। अब देखें डायग्राम में आप देख रहे हैं बूम पीरियड जहाँ है बॉटम पर है, ठीक है ना। जो आपकी जो डायग्राम बनी हुई है इसमें जिग जैग से एक लाइन जा रही है। सबसे पहले उन्होंने बूम का लिया हुआ है, फिर बाद में जब वो नीचे मीन के डिक्लाइन उसकी हो रही है, डिक्लाइनिंग हो रही है, तो वहाँ रिसेशन है। फिर बाद में नीचे जो है उसका बॉटम पीरियड है एक डिप्रेशन का, ठीक है ना। बूम पीरियड एक बूम पीरियड है जो अपर लेवल है, लोअर लेवल डिप्रेशन का है। फिर डिप्रेशन से जब वो रिकवरी में जाएगा, रिकवरी से फिर वो बूम तक जाएगा, फिर बूम से वो रिसेशन पर आ रहा है, फिर रिसेशन से वो डिप्रेशन में आ रहा है, डिप्रेशन से वो भी रिवाइवल हो रहा है। रिवाइवल मीन रिकवरी। अब जो एक्सपेंशन है, अब उन्होंने कहा है एक्सपेंशन का उन्होंने पीरियड ऐसे लिया है कि वो कह रहे हैं कि इंक्रीज़ इन द एक्सपेक्टेड रेट प्रॉफिट। अब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट वो ले रहे हैं एक्सपेंशन में ना, जो स्टार्टिंग पॉइंट वो कर रहे हैं वो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट है। अब जो है प्रोड्यूसर है वो एक्सपेक्ट करेगा कि उसके फ्यूचर में प्रॉफिट हाई हो जाएगा, ठीक है। अगर प्रॉफिट हाई हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो प्रोडक्शन बढ़ा देगा। प्रोडक्शन बढ़ाएगा मीन के वो जो है अपने जो प्लांट्स है उसको एक्सपेंड कर लेगा, मशीनरीज कैपिटल यूज़ करेगा और एम्प्लॉयज़ ज़्यादा जो है वो मीन के वर्कर्स को वो ज़्यादा हायर कर लेगा, जिससे क्या होगा उसकी डिमांड फॉर रॉ मटेरियल्स विल गो अप। रॉ मटेरियल्स मीन के जब वो मशीनरी ख़रीदेगा तो मशीनरी के लिए इनपुट्स की तो ज़रूरत है ना, कि जिस चीज़ का वो बिज़नेस कर रहे हैं तो वो उसको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। जब उनकी रॉ मटेरियल की इंडस्ट्री की एक्सपेंशन होगी तो उससे प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल की हाई लेवल हो जाएगी उसका, ठीक है। प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, प्राइस लेवल बढ़ेगा और फिर बाद में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, जिससे आपकी प्राइसेस ऑफ गुड एंड सर्विसेज वो भी बढ़ जाएंगी। अब ये एक्सपेंशन है हर सेक्टर का, डिफरेंट सेक्टर के साथ। देखें ना, अब उसने जो है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से उसने जो किया था कि जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेड वो हाई होगा, तो उसके इम्पैक्ट देखें ना कैसे कैसे आई जा रहे हैं कि वो प्रोडक्शन भी बढ़ गई है, ठीक है। उसके जो है एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई है वर्कर्स के हायर करने से, फिर बाद में कंजम्पशन भी बढ़ेगी, फिर प्राइसेस बढ़ गई हैं, प्राइसेस के बढ़ने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से फिर प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ेगी तो मीन के एक्सपेंडिचर्स जो है प्रोड्यूसर के वो बढ़ेंगे, तो वो जो है उनका जो कंपनसेट करने के लिए वो क्या करेगा, प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ा देगा। फिर आपका आते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 79 है। इसमें आपका सेकंड पॉइंट है रिसेशन। अच्छा, रिसेशन में आप जो है इसका है कन्वर्सली द फोर्सेस विच हैव जनरेटेड द एक्सपेंशन ऑटोमेटिकली ब्रिंग एन एंड टू इट इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। अब रिसेशन में है कि वो कह रहे थे कि आपका जो एंड हुआ था एक्सपेंशन में, एक्सपेंशन पीरियड में जो एंड हुआ था, लास्ट जो आपका आया था इम्पैक्ट वो था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन द गुड एंड सर्विसेज एक्सीड द रेट ऑफ द इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, ठीक है ना। ये मेन पॉइंट था, जब आपकी एक्सपेंशन हो रही थी तो प्राइस लेवल बढ़ गया था। और फिर बाद में इनका जो सेकंड पैराग्राफ है वो है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज ड्यू टू इनइलास्टिक डिमांड फॉर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन as compared to the limited supply. The general price level does not increase much due to vigorous competition between the firms in the market, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो अगर बढ़ती जाएगी, प्राइस लेवल इतना नहीं बढ़ा जितनी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी, तो जो है प्रोड्यूसर वो क्या करेगा, पैसिमिज्म में चले जाएगा, ठीक है। क्या मतलब मीन के एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो उसका है वो उसको एक्सपेक्ट करेगा कि फ्यूचर में उसका प्रॉफिट कम मिलेगा उसको, तो फिर क्या करेगा, प्रोडक्शन उसकी कम हो जाएगी, या प्रोडक्शन उसकी मीन के स्क्वीज़ हो जाएगी, वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेगा, प्रोडक्शन उसकी कम हो जाएगी और आउटपुट भी कम हो जाएगी और इनकम लेवल भी कम हो जाएगा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, डिक्लाइनिंग हो रही है, डिक्लाइनिंग हर चीज़, हर वेरिएबल में, हर सेक्टर में। तो जो है दिस ट्रांजिटरी फेज इज़ नोन एज द रिसेशन पीरियड ऑफ अ ट्रेड साइकिल।
अब इन्होंने एक लाइन बीच में लिखी हुई थी इन इलास्टिक की, ठीक है ना, इन इलास्टिक डिमांड है ई रिसेशन पीरियड की ना, जो सेकंड पॉइंट है इसमें लिखा हुआ ना, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज ड्यू टू द इन इलास्टिक डिमांड। तो इन इलास्टिक मीन लेस इलास्टिक है कि आपकी जो रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस जो बढ़ रही थी, लेकिन आप लोग तो परचेज़ कर रहे थे, ठीक है ना, उसकी प्राइसेस से आपको इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, प्रोड्यूसर को तो वो परचेज़ कर रहा था, तो वो ख़रीदेगा तो ज़रूर, लेकिन परचेज़ तो वो करेगा रॉ मटेरियल्स, लेकिन उसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो इम्पैक्ट्स आए हैं वो फिर जनरल प्राइस लेवल इतना नहीं बढ़ा था क्योंकि उसकी प्रोडक्शन ही कम हो गई थी, तो एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हो गए थे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई थी। अच्छा, जो थर्ड आपका है पॉइंट्स वो है कंट्रैक्शन और डिप्रेशन। अब कंट्रैक्शन और डिप्रेशन, कंट्रैक्शन मीन कंट्रैक्ट कर गई आपकी इकोनॉमी, एक होता है इसको उर्दू में ना इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते होते थे फैलाओ एंड सुकड़ाओ, मीन कि सुकड़ना फैलना और सुकड़ना, एक्सपेंशन मीन फैलना और कंट्रैक्ट करना मीन सुकड़ना। और डिप्रेशन, अब डिप्रेशन क्या है, अ स्वेयर पीरियड ऑफ रिसेशन, अ लॉन्ग पीरियड ऑफ रिसेशन इज कॉल्ड डिप्रेशन। अगर आपका रिसेशन का पीरियड मैनी टाइम्स के लिए, मैनी टाइम्स ऑफ ईयर्स, ठीक है ना, मैनी ईयर्स के लिए वो स्टक कर जाए तो वो फिर डिप्रेशन में इकोनॉमी आ जाती है। In this phase, a trade cycle, national income, employment fall to the lowest level, ठीक है ना, आपकी नेशनल इनकम भी बहुत कम हो जाएगी और एम्प्लॉयमेंट भी मीन के अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर जाएगी, प्राइसेस बिगन टू फॉल टू एवरी लो लेवल, क्रेडिट मनी इज आल्सो स्क्वीज्ड and similarly the rate of all the factor of production are very low and the economy become virtually stagnant at the lowest level of activity, ठीक है ना। डिप्रेशन में ये इम्पैक्ट्स आते हैं। फिर आपका जो है फोर्थ पीरियड है वो है रिवाइवल और रिकवरी, पेज नंबर 81 है, मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है। एज अ रिजल्ट, अब डिप्रेशन के बाद रिकवरी होनी है, ठीक है, रिकवरी रिवाइवल मीन रिवाइवल है ना, तो इसका मीन रिकवरी है। एज अ रिजल्ट ऑफ डिप्रेशन एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम कंज्यूमर एंड producer are determined to overcome the misbehavior of cost of production and the price level, due to which they generate a wave of optimism in the economy, ठीक है ना। ऑप्टिमिज़म वो कब हुए थे, पहले जो उनकी एक्सपेंशन थी तब जो प्रोड्यूसर था वो ऑप्टिमिस्टिक था, ठीक है ना, ऑप्टिमिस्टिक हुआ था ना। अब वो कह रहे हैं कि रिवाइवल में क्या होगा कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर भी ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे अबाउट द फ्यूचर, कि वो कहेंगे कि जो है आपकी जो है प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो कंज्यूमर भी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन में आ जाएंगे, तो फिर क्या होगा, the producer make full use of this opportunity and start expanding of their plants and machinery to produce goods and services to meet the demand of the consumer, ठीक है ना। कंज्यूमर भी डिमांड करेगा कि उसको किस चीज़ की, किस प्रोडक्ट की वो डिमांड कर रहा है, तो फिर प्रोड्यूसर भी ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा कि ये मेरी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल होगी, तो वो फिर ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा। दोनों जब ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे तो दोबारा से वही ट्रेड साइकिल स्टार्ट हो जाएगी जो अब एक्सपेंशन में हम कर रहे थे ना, लेकिन ये रिकवरी है ना, ये डिप्रेशन के बाद रिकवरी स्टार्ट हुई है। इन दिस वे इन्वेस्टमेंट लेवल राइज हो जाएगा, आपकी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो जाएगी, डिमांड फॉर रॉ मटेरियल इंक्रीज़ हो जाएगी, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गई है, नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो गया, पर कैपिटल इनकम भी आपकी मूव अप कर जाएगी, जिससे आपकी डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स वंस अगेन मूव अप हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये थे आपके 4 फेजेस थे। मैंने ये 4 फेजेस मेरे पास नोट्स अवेलेबल नहीं थे, अब मुझे मिल गए, तो आप लोग ये इसे कर लेना, ये हेल्पफुल होंगे आपके लिए। और क्लास जो आपका है, ये लास्ट टॉपिक था आपके आउटलाइन का, अब हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, अपनी रिवीजन करेंगे अब इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, थैंक्स।